कैसी हैं सब बेटा। आज हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पिछला चैप्टर था, हमने बोला था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किस किस तरीके से डिस्चार्ज है जो हो सकता है, कोई पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किस तरह से मुक्त है जो हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। तो लेकिन जो आपका डिस्चार्ज में था कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है, अपनी परफॉर्मेंस है नहीं देती टाइम पे, जिस टाइम पे उसको परफॉर्म करने का, जिसमें हमने किया था एंटीसिपेटरी ब्रीच हो जा सकता है, एक्चुअल ब्रीच हो सकता है, तो वो अगर केस है ब्रीच वाला, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सामने वाली पार्टी के पास कि उसने कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच किया है प्रॉमिसर ने, उसके लिए उसको क्या रेमेडीज़ है जो मिल सकता है, क्या रिलीफ उसको मिल सकता है। उससे रिलेटेड ये चैप्टर है कि एक पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती या मुकर जाती है उस परफॉर्मेंस से, तो सामने वाली पार्टी के पास क्या रेमेडीज़ या रिलीफ अवेलेबल है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट टू एक्ट अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, या तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना या फिर उस तरीके से जिस पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए था ना परफॉर्म करना। व्हेन एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़ इन ए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी पार्टी जब परफॉर्म नहीं करती अपनी ड्यूटीज़ को, तो उसको माना जाता है कि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो किया है। तो इस केस में बेटा जो सामने वाली पार्टी है, जिसको हम एग्रीव्ड पार्टी या इंजर्ड पार्टी बोलते हैं, उसके पास एक राइट आ जाता है एक्शन का अगेंस्ट सामने वाली पार्टी प्रॉमिसर के, जिसने परफॉर्म नहीं किया, कि उसको रेमेडीज़ हैं जो मिल सकती हैं। तो लॉ जो है उसने कुछ रेमेडीज़ हैं जो प्रोवाइड की हैं, ताकि जो उसको प्रॉब्लम आई है, इंजरी हुई है, जो भी उसको पेन झेलना पड़ा है, या उसको मॉनेटरी कोई लॉस हुआ है, तो उसको कैसे सुधारा जा सके। तो उस केस में उसने एंसन के पॉइंट्स में 3 रेमेडीज़ उसने सजेस्ट की हैं। एक है बेटा डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है, दूसरा है क्वांटम मेरिट, और तीसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन के लिए वो जो है कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। तो रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसमें इसने फर्स्ट जो दे रखी है दैट इज़ रिसीशन और कैंसिलेशन हो सकती है। तो अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, रिसिंड कर सकती है, क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया सामने वाली पार्टी ने। रिसीशन इज़ द रिवोकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। रिसीशन इज़ द रिवोकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, उसको रिसीशन बोलते हैं। इट इज़ द वे बाय विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कमिट्स ब्रीच। जब एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसिंडेड, ही इज़ फ्रीड फ्रॉम ऑल द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, परफॉर्म नहीं किया है, तो दूसरी जो पार्टी है वो रिसिंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। व्हेन इज़ रिसीशन ग्रांटेड, कब कब रिसीशन ग्रांटेड है कि वो तोड़ सकती है, अंडर सेक्शन 27(1) ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कोर्ट कब कब कह सकता है, फर्स्ट व्हेन द where the contract is voidable at the option of plaintiff, the court grants rescission to the plaintiff। plaintiff जो है जिसको नुकसान हुआ है उसको हम बोल रहे हैं plaintiff, तो उसकी ऑप्शन पे voidable है। दूसरा तब तोड़ने को कह सकती है। दूसरा where the contract is unlawful हो गया है, तो अब उसको परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। unlawful for causes not apparent on its face and defendant is more to blame than the plaintiff। तो promisor जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके अनलॉफुल होने में एज़ कम्पेयर टू plaintiff, तब भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसेंड करने की परमिशन दे देती है। When may rescission be refused, कब रिसीजन नहीं की जा सकती, किन केसेस में, where the plaintiff has expressly or implied ratified the contract। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर लिया है, मतलब कुछ चेंजेस के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करके, तो फिर रिसीशन नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की। वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर टू देयर पोजीशन। कहता है कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस आ गई हैं जिसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी दे तो वो सेम पोजीशन में बंदे नहीं आ सकते उस केस में। where third parties have during the substance of the contract acquired right in good faith,
अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो और तीसरी सी पार्टी है, उसने ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बी से आगे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसको देने का कोई चीज़, तो उस केस में भी रिसीशन है जो वो कोर्ट अलाउ नहीं करता। वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साउट टू बी रिसिंडेड एंड सच पार्ट इज़ नॉट सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कुछ पार्ट है जो उसने परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ उसको तोड़ना चाहते हो आप और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस केस में भी रिसीशन है जो अलाउड नहीं है। तो ये था बेटा रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है, एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती, उसके बाद सेकेंड पार्टी के पास ऑप्शन। दूसरा केस है बेटा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है बेटा? इट मीन्स रिटर्न ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी अंडर ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ड्यू टू ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो पार्टी प्रॉमिसी थी, जिसने कुछ पे किया है ए प्रॉमिसर को, तो वो उसको वापस ले सकती है। दैट इज़ रेस्टिट्यूशन। जो भी बेनिफिट रिसीव किया था एक पार्टी ने, जिसने परफॉर्म नहीं किया, तो दूसरी पार्टी उसको वापस ले सकती है। सेक्शन 65 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन एग्रीमेंट इज discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under the such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from who he received it। तो दोनों में से कोई भी पार्टी ने अगर इसमें से कुछ भी एक दूसरे से रिसीव किया है तो उसको वो वापस करना होगा। ये होता है आपका रेस्टिट्यूशन। थर्ड वन है आपके पास बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक और ऑप्शन उसके पास क्या अवेलेबल है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सामने वाली पार्टी जो मुकर रही है, ब्रीच कर रही है, उसको वो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वन इन विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द डिफेंडेंट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद इट्स टर्म्स। उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। Specific performance means the actual implementation of the agreement by both the parties। तो स्पेशल परफॉर्मेंस में दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो द रेमेडीज डिस्क्रेशनरी है एंड अलाउड इन रेयर केसेस में अलाउ की जाती है, कोर्ट अलाउ करता है। वेयर मॉनेटरी कंपनसेशन इज़ नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। वेयर मॉनेटरी जो कंपनसेशन है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, उनसे उस बंदे के लॉस की भरपाई नहीं हो सकती मॉनेटरी कंपनसेशन से पैसा देके। दूसरा, वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय, जहाँ फिर एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है उसको मापना, मेज़र करना मुश्किल है, तो उन दोनों केसेस में कोर्ट जो है वो परफॉर्मेंस के लिए कन्विंस कर सकता है कि स्पेसिफिकली आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही करना पड़ेगा, आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते। उसके बाद है बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केसेस लिस्टेड बिलो। कब नहीं अलाउड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? वेयर मॉनेटरी पॉलिसी जो कंपनसेशन है उससे उसके लॉस की भरपाई की जा सकती है। दूसरा, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें माइनर है एक पार्टी। तीसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल नेचर का है, बंदा खुद है जो उसको कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो हम उसको कन्विंस नहीं कर सकते। वेयर द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को भी वो इम्प्लीमेंट करने को नहीं कह सकता। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द प्रॉमिसर एंड वो उसकी डेथ हो गई है, जो तो वो डाई हो गया है, या वो इनकेपेबल या हैंडीकैप्ड हो गया है उसको परफॉर्म करने के लिए, तब भी उसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कन्विंस नहीं किया जा सकता। तो ये था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपके पास रेमेडी जो है बंदे के पास अगर सामने वाली पार्टी ब्रीच करती है तो दैट इज़ इंजंक्शन। इंजंक्शन में क्या है बेटा? इसमें इंजंक्शंस आर यूजली ग्रांटेड टू इन्फोर्स नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन केसेस वेयर डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रिलीफ। तो इंजंक्शंस क्या हैं कि वो केस जहाँ पे कहता सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट सामने वाली पार्टी को डैमेजेस दिला देना ही काफ़ी नहीं है, वो पार्टी जो गलत कर रही है, रॉन्ग डू कर रही है, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो उन केसेस में जो रेमेडी अवेलेबल है उसको इंजंक्शन बोलते हैं। इंजंक्शन इज़ ए प्रिवेंटिव रिलीफ, इट इज़ ए पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट इन केसेस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। जनरली जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होते हैं जिसमें पहले से ही पता चल जाता है कि ये बंदा परफॉर्म नहीं करेगा, उन केसेस में इंजेक्शन किया जाता है, क्योंकि उस बंदे की रेपुटेशन ऐसी है, वो पहले भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको मुकर चुका है, तो उन केसेस में इंजेक्शन है जो वो उसको लागू किया जाता है। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन है उस बंदे पे। इंजेक्शंस आर इधर प्रोहिबिटरी हो सकते हैं और मैंडेटरी हो सकते हैं, या तो उसको रोक लगाई गई हो या उसको कहा होगा ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। इट मीन्स दोनों तरह से हो सकता है, या तो उसको रोक लगा दिया कि तुम इस तरह का काम नहीं करोगे, या उसको कह दिया कि तुम्हें ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो दो तरह की इंजेक्शंस है जो हो सकती हैं। इंजेक्शन है स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का कि इट प्रोहिबिट्स रॉन्गफुल एक्ट है जो उसको प्रोहिबिट किया जा सके। इंजेक्शन इज ए रेमेडी बिकॉज आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन जो मैटर है वो कोर्ट और उस बंदे के बीच में हो गया, तो उसको वो इंजेक्शन जो अप्लाई की गई है, चाहे उसको प्रोहिबिट किया गया है या उसको जो है मैंडेटरी किया गया है करना, तो वो उसको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन आपके पास बेटा है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बेटा ये अकेला अकेला भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, रेस्टिट्यूशन क्या है, क्वांटम मेरिट क्या है। क्वांटम मेरिट, द फ्रेज क्वांटम मेरिट मीन्स पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदे ने कुछ काम है जो कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है, तो वो उस केस के काम के लिए स्यू कर सकता है कि जितना काम मैंने किया है उतनी पेमेंट तो मुझे मिलनी ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। ए राइट टू स्यू ऑन ए क्वांटम मेरिट अराइजेज वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट पार्टी परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी, जब एक पार्टी की तरफ से पार्टली आधा काम कुछ किया जा चुका है, हैज़ बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है जो डिस्चार्ज हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो लेकिन ये पार्टी जो है, जिस पार्टी ने थोड़ा काम कर दिया था, वो उसके लिए डिमांड कर सकती है कि उतना प्रोपोर्शनेट पैसा और मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको पे किए जाएं। ये होता है क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट है डैमेजेस। तो डैमेजेस क्या है बेटा, ए पर्सन हु कमिट्स ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट मेक कंपनसेशन देयर ऑफ टू द इंजर्ड पार्टी। तो इंजर्ड पार्टी में क्या है कि पर्सन जो कमिट करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको कोई कंपनसेशन है जो पे करनी चाहिए इंजर्ड पार्टी को, क्योंकि उसके कारण उसको लॉस हुआ है। द टर्म डैमेजेस इज यूज्ड टू मीन कंपनसेशन इन मनी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉमिस्ड परफॉर्म्ड, जो प्रॉमिस उसने परफॉर्म नहीं किया है उसके बदले में जो कंपनसेशन मनी की फॉर्म में पे की जा रही है उसको क्या बोलते हैं, डैमेजेस बोलते हैं। डैमेजेस आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 तरह के डैमेजेस बेटा हो सकते हैं। एक आपके जर्नल और ऑर्डरली डैमेजेस होते हैं, दूसरे आपके स्पेसिफिक डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस हो सकते हैं, तीसरे विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस हम बोलते हैं, और फोर्थ आपके नॉमिनल डैमेजेस हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट आपके हैं जर्नल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। जर्नल और ऑर्डिनरी डैमेजेस जो हैं, जर्नल डैमेजेस आर दोज विच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जर्नली वो डैमेजेस, जर्नली जो काम उसने ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट उसके कारण जो अराइज हुए हैं उनको हम जर्नल डैमेजेस बोलते हैं। These include damages which are the natural and probable consequences of the breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से जो अराइज हुए हैं उनको बोला जाएगा। They are awarded with a view to compensate the injured party and not with a view to punish the party at default. तो ये वाले जो होते हैं मकसद जर्नल और ऑर्डरली डैमेजेस का, जो पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया उसको सज़ा देना या पुनिश करना नहीं होता, बल्कि जो पार्टी को लॉस हुआ है, इंजर्ड पार्टी को, उसको कंपनसेट करना इसका मकसद होता है। जनरल डैमेजेस यूजली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ जितना एक्चुअल लॉस उस बंदे को हुआ है उसके बेसिस पे मेज़र किए जाते हैं, उतने डैमेजेस उसको पे किए जाते हैं। स्पेशल डैमेजेस आर दोज विच आर द रिजल्ट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस अफेक्टिंग द प्लेंटिव। कुछ अनयूजुअल ऐसा किया गया जिसके कारण उसको डैमेजेस हुए हैं। दीज आर द डैमेजेस विच द पार्टीज न्यू। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया गया था तभी उनको ये पता था कि अगर हम ये ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, दोनों में से भी कोई भी पार्टी, तो ये वाले जो डैमेजेस हैं हमें पे करने पड़ सकती हैं। द नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं जो वो पार्टीज़ को इन्फॉर्म होने चाहिए, उनको पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, इफ़ उनके पास इनकी नॉलेज नहीं हुई थी तो फिर वो आंसरेबल नहीं है इन डैमेजेस के लिए। तो नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस मस्ट बी नोन एट द डेट ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए गए थे तब उनको स्पेशल डैमेजेस के बारे में पहले से ही पता होना ज़रूरी था। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी है उसने बेटा, एक बिल्डर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसने इरेक्ट कर दिया, एक हाउस बना के देना है 1 जनवरी तक, ठीक है, तो बी को, तो बी है जो उसने उसकी पोजेसन जो है वो लेके उसके बाद सी को वो रेंट पे देना है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसने ए को भी बता दी कि ये जो हाउस है वो सी के लिए बनाया जा रहा है, मैं सी को रेंट पे दे रहा हूँ ये जो हाउस है। ए ने ऐसा हाउस बनाया, वो इतनी गंदे मटेरियल से उसने बनाया कि 1 जनवरी पहले ही वो क्या हो गया, गिर गया, ढह गया, नष्ट हो गया, ठीक है। तो उसको दोबारा से बनवाना पड़ा बी को ये हाउस, सॉरी, हु इज़ कॉन्सिक्वेंसेस लॉसेस द रेंट विच ही वाज टू, तो उसको रेंट है जो उसका लॉस हो गया जो सी से उसको रिसीव होना था। तो इस केस में वो स्पेशल डैमेजेस है जो कंपनसेशन मांग सकता है, क्योंकि ये बात उसने पहले से ए को इन्फॉर्म कर दी थी। तो ये थे बेटा हमारे स्पेशल डैमेजेस। इसके बाद हमारे पास बेटा हैं विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या होते हैं बेटा, एक तो आपके हो गए जनरल डैमेजेस कि उसने जो ब्रीच किया है इसके लिए उसको पे करने पड़े। दूसरा हो गया स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ डैमेजेस उसको पड़ गए हैं तो वो भी उसको पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसको पहले से इन्फॉर्म किया गया था। तीसरी तरह के जो विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस हैं, ये बेटा वो डैमेजेस हैं जनरली इसीलिए किए जाते हैं ताकि सामने वाली पार्टी जो है उसको सज़ा दी जा सके, पुनिश किया जा सके, क्योंकि वो रॉन्ग डूअर है, वो गलती करता है। और जनरली उन लोगों को दी जाती है जो बार बार गलती रिपीट करते हैं। They are awarded with a view to punish the wrongdoer and not primarily with the idea of awarding compensation to the injured party। तो ये इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए नहीं, बल्कि जो रॉन्ग डूअर है जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, उसको सबक सिखाने के लिए, पुनिश करने के लिए जो है दिए जाते हैं। जनरली विंडिक्टिव डैमेजेस आर नॉट अवार्डेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरली नहीं दिया जाते, बट आर ए रूल अवार्डेड इन एक्शंस ऑन टॉट। बट देर आर 2 एक्सेप्शंस टू द रूल, नेमली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी के केस में ज़रूर एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जा सकते हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए बैंकर हैविंग सफिशेंट फंड है कि एक बंदे के खाते में फिर भी उसका चेक है जो उसको वो डिसऑनर कर देता है, नहीं ऑनर करता, तो उन दोनों केसेस में भी विंडिक्टिव डैमेजेस या एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं जो वो पे किए जाने पड़ते हैं। क्योंकि जो अमाउंट चाहे छोटी है, चेक की जब बड़ी है, जितनी छोटी अमाउंट होगी और उसका चेक डिसऑनर होगा बंदे का, उतनी उसकी मार्केट में बेइज्जती होगी कि इतनी अमाउंट का चेक भी उसके खाते में से, बैंक में से पैसे नहीं मिले। तो इनको हम विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस बोलते हैं। ये सबक सिखाने के लिए, पुनिश करने के लिए रॉन्ग डूअर को लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास बेटा है नॉमिनल डैमेजेस। तो नॉमिनल डैमेजेस कौन कौन से डैमेजेस होते हैं? नॉमिनल डैमेजेस आर अवार्डेड वेयर द इंजर्ड पार्टी हैज़ सब्सटेंशियल डैमेज ऑफ ए शेयर बट नॉट ऑफ ए सब्सटेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्ड विद। कुछ इस तरह के डैमेजेस उसको हुए हैं कि जो डैमेजेस उसको हुए तो हैं लेकिन वो सस्टेन्ड नहीं करते, उन केस में नॉमिनल डैमेजेस पे किए जाते हैं। वेयर द ब्रीच इज़ टेक्निकल है नेचर में एंड इंजरी पार्टी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें टेक्निकल ब्रीच हुआ है और उस केस में जो सामने वाली पार्टी है, इंजर्ड पार्टी, उसकी भी कोई इंटेंशन नहीं थी इसको परफॉर्म करने के, क्योंकि ये टेक्निकली जो है सही नहीं था। तो उस केस में सिर्फ नॉमिनल चार्जेस डैमेजेस होंगे। फिर द इंजरी पार्टी हैज़ नॉट सफर्ड एनी एक्चुअल डैमेज, हुआ ही नहीं है इंजर्ड पार्टी को, तो उस केस में भी नॉमिनल डैमेजेस ही मिलेंगे। वेयर दो डैमेज हैज़ बीन कॉज इट वाज मोर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ इंजर्ड पार्टी की ज़्यादा गलती है इसमें ब्रीच में एज़ कम्पेयर टू जिसने ब्रीच किया है प्रॉमिसर ने, तो उस केस में नॉमिनल चार्ज डैमेजेस हैं जो वो पे किए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस इंजर्ड पार्टी को तब किए जाते हैं जब उसको सब्सटेंट डैमेज है जो नहीं हुआ है, उतना लार्ज अमाउंट पे डैमेज है जो उसको कुछ नहीं हुआ है, और या फिर उसकी खुद की ही ज़्यादा गलती है, तो उस केस में नॉमिनल डैमेजेस हैं जो वो किए जाते हैं। तो ये था बेटा आज का आपका कि कौन कौन से रेमेडीज़ अवेलेबल हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।